हाय एवरीवन, ये वाला होमवर्क क्वेश्चन होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि कल क्विज होगा, है ना। तो ऐसा मत बोलना कि सर पता नहीं था। और ये वाला क्वेश्चन जो था वो तो अपन करेंगे। एक वार्निंग दी थी मैंने, एक बार और दे देता हूँ कि आज का लेक्चर डिफिकल्ट रहेगा, बस इतना सा बताना है, ध्यान से देखना एक बार, है ना। थोड़ा सा लंबा और डिफिकल्ट लेक्चर रहेगा। लेट अस स्टार्ट। तो A इंटू ए ट्रांसपोज आई के बराबर होगा बिकॉज इट इज ऑर्थोगोनल। तो ए मैट्रिक्स है अपने पास, ए ट्रांसपोज भी है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए मैट्रिक्स इज दिस वन, है ना। 0 टू क्यू एंड आर, पी क्यू एंड माइनस आर। तौंडी परीक्षा का अभी भी हंसी आ रही मुझे। दिस इज क्या है यार, सच में मतलब आप लोग इसे, ये तो मराठी मीडियम में ज़्यादा यूज़ होता होगा ना ये वाला टर्म, कि हर जगह यूज़ होता था। देखो इसका भी ट्रांसपोज लिख रहा हूँ, एक है ना, तो कॉलम रो पर एक्सचेंज कर रहा हूँ। एंड पी माइनस क्यू एंड आर, ठीक है। अब ये है ए और ये है ए का ट्रांसपोज। तो क्या मिलेगा बदले में, बताइए। बदले में आपको मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ सर, मैं सेमी इंग्लिश में था 10th। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, नई चीज़ सीखने को मिली आज। अब आपने मुझे कुछ नया सिखाया तो मैं भी आपको कुछ नया ज़रूर सिखाऊंगा ना यार। तो अपन एडजॉइंट पढ़ेंगे आज, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। फिर कल उसका भी बाप, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो मज़ा आएगा अपने को। देखिए ये होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। 0 1 0 0 0 1। क्या करें, मल्टीप्लाई कर देते, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करना पड़ेगा आपको, 1 2 3, और ऐसे 3 3 3 9 बार करना पड़ेगा। तो क्या हम लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। आपको निकालना क्या है, आपको p का वैल्यू निकालना है, एब्सोल्यूट। डेफिनेटली एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि आपको उसका माइनस साइन अगर आता है तो उसको इग्नोर करना है, मॉड ले लेना है। तो चारों ऑप्शन वैसे भी पॉजिटिव दिए तो अपने को डाउट नहीं होगा। फिर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट और फर्स्ट को करेंगे जब मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा अपने को, हमें मिलेगा, ये वाला ब्रैकेट बाद में लगाएंगे। तो देखिए थोड़ा सा आप है ना देखा करो ढंग से मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ। 0 इंटू 0 इज 0, प्लस 2q इंटू 2q इज 4q स्क्वायर, प्लस r इंटू आर इज आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड, सेकंड इज ये वाला रो और ये वाला कॉलम, ठीक है। तो अपन बारी बारी से एलिमेंट बाय एलिमेंट देखेंगे। 0 इंटू पी इज 0, 2q इंटू क्यू इज 2q स्क्वायर, प्लस r इंटू माइनस आर इज माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। फिर फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, ओके। तो 0 तो गया, 2q का नेगेटिव और q, माइनस 2q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना। अभी फटफटाहट तो नहीं होती ना मल्टीप्लाई करने में, स्टार्टिंग में डर लगता है मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन अब आप कंफर्टेबल हो जाओ क्योंकि अपन ने बहुत मल्टीप्लिकेशन कर लिया है ना। अच्छा, ये तो हो गया आपके सामने फर्स्ट रो। क्या मैं इसी की मदद से निकाल लूंगा क्या? देखते हैं, हमेशा आप है ना, जब भी आपको ए और ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करने को आए, या कोई भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने को आए, इक्वेट करने को भी मिले, तो आप है ना पहले ही दो एलिमेंट से, क्योंकि कितने अननोन है, क्यू आर, दो अननोन है अपने पास, और तीन इक्वेशन तो मेरे को दिख रही है दूर से, तो मैं यहाँ से q का वैल्यू तो डेफिनेटली निकाल सकता हूँ। फिर p मेरे को चाहिए। अभी p मेरे को कहाँ से मिलेगा, p डेफिनेटली मेरे को आगे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा तब जाके मिलेगा। आ रही है बात समझ में आपको? तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करते हैं। 4q स्क्वायर को अपन आर स्क्वायर के बराबर करेंगे, तो मज़ा नहीं आ रहा उतना क्योंकि 1 है। मैं जीरो वाले से इक्वेट करूंगा ना, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, 2q स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट वुड मीन कि 2q स्क्वायर है आर स्क्वायर के बराबर, और यहाँ से भी वही चीज़ आएगी, तो नथिंग डिफरेंट। हम इसको ध्यान में रखेंगे। और फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला है 4q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अपने को पता है कि आर स्क्वायर का वैल्यू 2q स्क्वायर के बराबर है, तो 4q स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2q स्क्वायर रख देंगे, दिस इज इक्वल टू 1। तो 6q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो q स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1/6, ठीक है। क्या q का वैल्यू अपने को मिल गया है, बट अभी पता नहीं अपन q का वैल्यू लिख के क्या कर लेंगे। अच्छा, q स्क्वायर यहाँ पे डालोगे तो आर स्क्वायर भी आ जाएगा, तो क्यों ना अपन डाल ही दे। q स्क्वायर 1/6 डाला तो 1/3 आ जाएगा आर स्क्वायर। आगे बढ़ा जाए। अब अपन थर्ड, मतलब ये सेकेंड रो
और फर्स्ट कॉलम ऐसा मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो p इंटू 0 आ रहा है, दिख रहा है आपको? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, क्योंकि फिर आपको अगला क्या मिलेगा, q इंटू 2q, r इंटू आर। अरे क्यू आर वाला तो कर चुके हैं अपन काम, तो आप इसको ना ही लिखो तो ही बेहतर है। ठीक है, समझदारी है ना, आपका समय वेस्ट होगा, आपको p इन्वॉल्व करवाना है किसी भी तरह, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। अगला देखेंगे p इंटू पी, हाँ यहाँ थोड़ा सा फायदा है, p स्क्वायर प्लस q इंटू क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इससे मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एलिमेंट अब लिखने की ज़रूरत ही नहीं ना, आप जस्ट इसको और इसको इक्वेट कर दो, आपका काम वहाँ से हो जाएगा। हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो अपने को सबका वैल्यू पता है एक्सेप्ट पी, तो पी स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, सॉरी क्यू स्क्वायर का वैल्यू 1/6, आर स्क्वायर का वैल्यू है 1/3। ठीक है, 1/6 प्लस 1/3, 1/3 को मैं 2/6 लिख सकता हूँ ना, तो 3/6 आ जाएगा। अरे ये 2/6 लिखा तो 2 + 1 3, 3/6 आ गया ना, तो पी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 3/6, दैट इज हाफ। तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा, p का वैल्यू आ जाएगा +(1/√2), बट आपको मॉड p चाहिए, तो मॉड p तो डेफिनेटली 1/√2 होगा। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको अपन वेरी इजी की कैटेगरी में रेट कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको वेरी इजी की कैटेगरी में डाल सकते हैं, सो दिस इज़ वेरी इजी एंड ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं बाय चांस, है ना, जिन्होंने क्लास में अटेंड नहीं करा है, तो उनके लिए डीपीपी नंबर 3 ऑफ हाइपरबोला और डीपीपी नंबर 4 ऑफ हाइपरबोला के आंसर्स ये पॉज करके आराम से लिख लो, आगे बढ़ा जाए। एक एडवांस का क्वेश्चन भी करते हैं ना, देखे तो सही एडवांस में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो एक और क्वेश्चन करते हैं अपन इसका एडवांस का। ठीक है सर, बस 1 मिनट ऊपर लो ना स्क्रीन। ओह माय गॉड, अब पीछे जाना पड़ेगा, जाते रुको, देख लो आराम से ये। ठीक है, और ऊपर करना है तो बता देना, मैं कर दूंगा। नहीं सर, हो गया। ओके चलो, देखिए एक एडवांस का भी क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का। तो मेरे को एक क्वेश्चन टाइप करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन आप लोगों को भी उतना ही टाइम लगेगा, तो साथ में छापते हैं। तो फॉर 3x3 मैट्रिक्स या मैट्राइसेस M and N, which of the following statements is or are करेक्ट? तो मोर देन वन करेक्ट है ना, इज और आर करेक्ट। ठीक है, 4 ऑप्शन में लिखूंगा आपके सामने। पहला ऑप्शन है एन ट्रांसपोज इंटू मंकी इंटू नालायक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज M इज सिमेट्रिक, शॉर्ट में लिख देता हूँ ना, और स्क्यू सिमेट्रिक। लिखो, आपको ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, एडवांस का क्वेश्चन है, समय तो लगेगा ही लगेगा और दिमाग भी लगेगा, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेंस के क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगता है, लगता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप डायरेक्ट फार्मूला लगा के भी क्वेश्चन का आंसर निकालते हो। तो mn माइनस nm is symmetric for all symmetric matrices, for all symmetric matrices M and N। ठीक,
फिर अगला है m इंटू n इज सिमेट्रिक फॉर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस m and n. लास्ट वन इज लास्ट वाला अपन छोड़ देंगे अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि इसमें एडजॉइंट है। कर लेंगे, ऐसा कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन एडजॉइंट अपने को आता नहीं है अभी ना, तो थोड़ा सा वेट करेंगे अपन। एडजॉइंट mn फॉर ऑल इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। जिसका भी आंसर आया है मैं उससे एक्सप्लेनेशन पूछूंगा, ठीक है? तो आपको एक्सप्लेन करने आना चाहिए। बड़े इंडेक्स वाले क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, चिंता ना करें। सो ये पूछा गया था JEE एडवांस 2013। ओके, फॉर 3x3 matrices M and N which of the following statements is are correct। पहला दिया है कि M ट्रांसपोज M N, ये पूरा का पूरा आइटम जो है वो सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा अकॉर्डिंग टू M इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब अगर M सिमेट्रिक हुआ तो ये पूरा सिमेट्रिक, और N मतलब N नहीं सॉरी M के ऊपर ही सब कुछ निर्भर है ना, तो M अगर सिमेट्रिक हुआ तो ये पूरा सिमेट्रिक, अगर M स्क्यू सिमेट्रिक हुआ तो पूरा का पूरा स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसा ये ऑप्शन कहना चाह रहा है, वी हैव टू वेरीफाई इट, ठीक है? तो देखो सॉल्व करके, कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी एक्स मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है? जब उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए, ठीक है? ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने का प्रूफ। और अगर कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ जाए तो दिस मींस दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है? तो ये तो अपने को खैर थ्योरी इतना पता है। फिर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें अपन, ऑप्शन नंबर ए, एन ट्रांसपोज mn, ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है वो अपने को चेक करना है। तो कोई भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने के लिए उसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज का आपको रिवर्सल रूल पता है क्या होता है? लास्ट वाला पहले आ जाता है, लास्ट का ट्रांसपोज, फिर बीच वाले का ट्रांसपोज, फिर पहले वाले का ट्रांसपोज। तो एन ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो एन हो जाएगा, यहाँ पे एम ट्रांसपोज रहेगा, यहाँ पे एन ट्रांसपोज रहेगा। नाउ दिस इज LHS, ओके, एंड दिस इज RHS। LHS RHS मतलब आपको वही मैट्रिक्स अगर दोबारा चाहिए, अगर आपको वही मैट्रिक्स दोबारा चाहिए तो देखिए एन ट्रांसपोज तो आ चुका है, एम फॉर मंकी चाहिए अपने को। काश यहाँ पे एम ट्रांसपोज की जगह एम फॉर मंकी आ जाए। तो ऐसा कब होता है? ऐसा तब होगा जब एम खुद सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। सो अगर एम सिमेट्रिक हुआ तो जो मैट्रिक्स है वही की वही शक्ल आपको दोबारा मिल जाएगी। यहाँ पे एन तो आ चुका है नालायक, तो बस सब मंकी पे डिपेंड कर रहा है। मान लो अगर एम सिमेट्रिक हुआ तो ये रिलेशन ट्रू होगा, तो आपके पास वही का वही रिलेट, मतलब देखो दो चीज यहाँ पे अपन ऐसे लिख सकते हैं, अगर m सिमेट्रिक हुआ, इफ m इज सिमेट्रिक, या फिर m इज स्क्यू सिमेट्रिक, दो ही बातें हो सकती ना। तो अगर m सिमेट्रिक हुआ तो ये m ट्रांसपोज m के बराबर हो जाएगा, तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा? n ट्रांसपोज m n, ठीक है? वही की वही मैट्रिक्स मिल गई, सेम मैट्रिक्स जो अपनी स्टार्टिंग में थी। तो आपका ऑप्शन है सही लग रहा है, लेकिन स्क्यू के लिए भी देख लेते हैं। अगर स्क्यू सिमेट्रिक हुआ तो m ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू -m, ठीक है? तो आप यहाँ पे -m डाल के देखो, n ट्रांसपोज -m मतलब माइनस बाहर और n, तो स्टार्टिंग में जो मैट्रिक्स थी उसका नेगेटिव आ गया, ठीक है? और उसका नेगेटिव आ गया तो आप क्या बोलोगे कि हाँ भाई ये तो सही बात है, जो स्टेटमेंट नंबर ए था दैट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए वाज करेक्ट, है ना?
देखो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है और ज़्यादा समय तक दिमाग लगाना है। आपने एक सही कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि यू आर डन, आपको परफेक्टली चारों सही करने। एम एन माइनस एन एम इज सिमेट्रिक फॉर ऑल सिमेट्रिक मेट्राइसेस एम एन एन। देखते, मंकी नलायक माइनस नलायक मंकी इज सिमेट्रिक। कोई भी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज चेक करो, उसका ट्रांसपोज दोबारा वही का वही आ गया तो सिमेट्रिक है। आ रही है बात समझ में? आपको वही बोला है कि दिस इज सिमेट्रिक फॉर ऑल मेट्राइसेस एम एन, तो एम एन सिमेट्रिक होगा तो ही ये सिमेट्रिक होगी पूरी की पूरी मैट्रिक्स, ऐसा कह रहा है। मैं चेक करता हूं, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस में है ना, तो माइनस में क्या होता है कि इंडिविजुअल ट्रांसपोज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इंडिविजुअल ट्रांसपोज तो आ गया, फिर उसके बाद लॉ ऑफ रिवर्सल लग जाएगा यहाँ पे, तो लॉ ऑफ रिवर्सल लगाते हैं। लॉ ऑफ रिवर्सल क्या हो जाएगा, एन ट्रांसपोज एम ट्रांसपोज माइनस मंकी ट्रांसपोज नलायक ट्रांसपोज। अब अगर आपको बोल रहा है ऑप्शन में कि ये सिमेट्रिक है अगर मंकी और नालायक भी सिमेट्रिक है, तो मंकी और नालायक सिमेट्रिक है अगर इफ मंकी एंड नालायक मेट्राइसेस आर सिमेट्रिक, तो नालायक सर में इसका आंसर डी होता है। हाँ इसका डी का पता नहीं। एक मिनट, मेरे ख्याल से ए और बी है इसका आंसर। डी फॉर दिल्ली मेरे को भी नहीं पता है, हाँ दिल्ली भी गलत है, मतलब आप अभी नहीं समझ पाओगे, बट डी भी गलत है ना। ए और बी तो सही लग रहे हैं, देखते हैं एक बार करके। नालायक ट्रांसपोज बी गलत आ रहा है। अच्छा मैं सर देख बी लेता स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है। हूँ, हाँ नेगेटिव हाँ। आ जाएगा, यस यस, एन एम माइनस एम एन आ जाएगा, यू आर करेक्ट। तो देखो ना, अगर ये सिमेट्रिक है मंकी और नालायक, तो दोनों का ट्रांसपोज उन्हीं मैट्रिक्स के बराबर होगा। इतना मुश्किल भी नहीं है इसको डिड्यूस करना। तो आप क्या बोलोगे कि हाँ भाई नालायक ट्रांसपोज इज नालायक, मंकी ट्रांसपोज इज मंकी एंड एम एन माइनस एन एम। तो आप देखोगे कि ये क्या आ जा रहा है आपके पास, जो इनिशियल मैट्रिक्स थी उसका उल्टा आ जा रहा है, मतलब उसका नेगेटिव आ जा रहा है। सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। एम एन माइनस एन एम का ट्रांसपोज ये आ जा रहा है, तो एक्स ट्रांसपोज अगर माइनस एक्स के बराबर आता है तो इट इम्प्लाइज द मैट्रिक्स इज क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि m इंटू एन इज सिमेट्रिक फॉर ऑल आई डोंट थिंक ये सही है। m इंटू एन सिमेट्रिक होगा अगर, तो इसका ट्रांसपोज इसी के क्या बोल रहे हो ब्रो? मेरा सी भी रॉन्ग आ रहा है। हाँ सी तो सबका ही रॉन्ग आएगा वैसे, क्योंकि अगर ये सिमेट्रिक है फॉर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस mn, तो mn अगर सिमेट्रिक है, ठीक है, इफ mn इज सिमेट्रिक तो ये भी सिमेट्रिक होगा, ऐसा ही कह रहा है। चेक करते हैं, इफ m इज सिमेट्रिक और n इज सिमेट्रिक, तो देखते हैं ये n ट्रांसपोज n के बराबर हो जाएगा, m ट्रांसपोज m के बराबर हो जाएगा। तो क्या m इंटू एन का ट्रांसपोज m इंटू एन के बराबर आया? नहीं आया, तो ये तो सिमेट्रिक भी नहीं है और ये क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं आ रहा ना, मैट्रिक्स ही अलग आ जा रही है। मंकी इंटू नालायक और नालायक इंटू मैट्रिक्स अलग अलग है ना, मैट्रिक्स में आगे पीछे करने पे चीज़ें बदल जाती है। ऑप्शन नंबर डी अपन चेक करेंगे अभी से आधा एक घंटे बाद। तो फिलहाल मैं आपको बस इतना बता देना चाहता हूँ कि एडजॉइंट में भी लॉ ऑफ रिवर्सल लगता है। ऐसे ही आप अगर ध्यान रखोगे ना तो आपको याद रह जाएगा। अगर मैं दो, अब एडजॉइंट अपने को पता नहीं क्या होता पहली बात तो ये तो काला अक्षर बहस बराबर है अपने लिए, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बताऊं कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड है और उनका एडजॉइंट ले रहे हैं अपन, तो एडजॉइंट ऑफ मंकी नालायक हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ नालायक इनटू एडजॉइंट ऑफ मंकी, ओके, ये होता है। अभी हमको ऑप्शन में क्या दे रखा है अपन उससे जज करते हैं। एडजॉइंट ऑफ मंकी इंटू नालायक दे रखा है, एडजॉइंट ऑफ मंकी इंटू, ओ ये गलत हो गया ना, यहाँ पे पहले एन आना था फिर एम, पहले नालायक और फिर मंकी आना था, ठीक है ना, रिवर्स हो जाता है यहाँ पे भी। तो मैं आपको अभी एडवांस में बता देता हूँ कि एडजॉइंट में भी रिवर्सल का लॉ लगता है, ट्रांसपोज में भी रिवर्सल का लॉ लगता है और इनवर्स में भी रिवर्सल का लॉ लगता है। अब इनवर्स अपने को नहीं पता है, बट जब पता चलेगा तब देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना चारों ऑप्शन, जिसमें सिर्फ ए करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, अगर आपने गलत कर दी तो फिर भाई आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं, ये सब क्वेश्चन एक बार में सही होने चाहिए, फ्री के नंबर होते हैं। चलिए सो आगे बढ़ा जाए। बहुत पढ़ लिया अपन ने, ट्रांसपोज के सारे PYQ जितने भी पॉसिबल थे अपन ने कर लिए, लेकिन आपका जो कल का होमवर्क रहेगा है ना,
वो मैं आपको दूंगा। आज अपन मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस का, एंड बिलीव मी द मॉड्यूल इज़ वेरी इजी। जो बच्चा सिंसियर होगा ना उसने ऑलरेडी 20-25 क्वेश्चन कर लिए होंगे, तो आप देख लो, क्योंकि आप अगर देखो तो आपको समय बहुत मिला है पिछले 2-3 दिनों में, है ना। अगर आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो दिक्कत है थोड़ी। ओके, नॉट अ क्वेश्चन बट अब अपने को नया टाइटल डालना है, जो कि एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। लिखो एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, मुझे अटेंडेंस भी लेनी है, तो मैं पहले एक बार वो भी ले लूँगा। मॉड्यूल क्लास 12 का, हाँ हाँ बिल्कुल क्लास 12 का ही। जस्ट आप लोग होल्ड करके रखिए जब तक, या जस्ट वेट फॉर अ फ्यू सेकंड्स। सर मैं प्रेजेंट हूँ। नहीं, मेरे को दिख रहा है कौन प्रेजेंट है। आपको दिख रही है ना मेरी स्क्रीन में, नाम तो दिख ही रहा होगा आप लोगों को। तो आई जस्ट मेक अ शॉर्ट रिकॉर्डिंग ऑफ इट। क्योंकि हम लोग रेगुलर अटेंडेंस जो है अभी मार्क करेंगे आपका। मिला नहीं है क्या? क्या बात कर रहे हो? 12th का मॉड्यूल नहीं मिला आपको? किसी को नहीं मिला? को नहीं मिला। 12th का 11th का एक साथ ही दिया था ना शायद, पता नहीं। सबको नहीं, साथ में अलग दिया है, होगा। अगर बाय मॉड्यूल चांस अलग। किसी को नहीं मिला है तो आई विल सेंड यू द पीडीएफ, है ना। बहुत अच्छी क्वालिटी में आपको पीडीएफ पहुंचा दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, हर कोई प्लीज ध्यान से कब देखिए। मिलेगा मॉड्यूल? आज मिल जाएगा आपको शाम में ना पीडीएफ, और जो आपको हार्ड कॉपी चाहिए अगर, तो आपको उसके लिए आई बिलीव सेंटर जाना पड़ेगा, है ना। अच्छा, अच्छा, आपका लेक्चर जो है 2 मिनट के बाद अपने आप पॉज हो जाएगा और फिर 10 सेकंड में फिर से चालू हो जाएगा। तो नया लेक्चर चालू होगा, उसके बाद भी मैं एक शॉर्ट अटेंडेंस लूँगा लास्ट में, है ना। देखिए, अगर आपका लेक्चर रुक जाता है तो बस आप 10 सेकंड बाद रीज्वाइन कर लेना, है ना। 10 सेकंड का वेट करिएगा बस। इस पे भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। अच्छा, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना, तो इनवर्स तो बाद में निकालेंगे, पहले एडजॉइंट निकालेंगे। अच्छा, एडजॉइंट भी बाद में निकालेंगे, पहले अपन डिटरमिनेंट्स चैप्टर का जो कुछ कंसेप्ट है वो रिवाइज करेंगे। क्या आपको डिटरमिनेंट याद है? क्या डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते थे वो याद है हर किसी को? पक्का? अच्छा, मान लो मेरे पास डिटरमिनेंट है a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। इज दैट ओके? ये मेरे पास डिटरमिनेंट है। अब इस डिटरमिनेंट का अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम को पकड़ लेता हूँ। अब मैं स्टैंडर्ड तरीके से फर्स्ट रो को पकड़ लेता हूँ और साइन लगा दूंगा यहाँ पे, प्लस माइनस प्लस। फिर मैं बोलूंगा कि a11 इनटू क्या करेंगे अपन, a11 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी चीज से। ये जिस चीज से आप मल्टीप्लाई करते हो ये छोटो डिटरमिनेंट होता है। इस छोटो डिटरमिनेंट का अंग्रेजी में नाम होता है माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। a11 का माइनर मैं याद दिला रहा हूं आपको, मुझे पक्का पता है आप भूल गए होंगे, है ना, लेकिन उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, काम की बात आपको याद है, बट फिर भी याद दिला रहा हूं। ये जो डिटरमिनेंट होता है इसको अपन बोलते हैं माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ओके। और इस मीटिंग का कोड देने इधर चैट में। मीटिंग का पासवर्ड है मैथ्स XII, ठीक है। हाँ जी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि फर्स्ट एलिमेंट का माइनर, और हम वैल्यू कैसे लिखते हैं, प्लस a11 इंटू इसका जो भी माइनर आएगा उसको मैं m11 बोल देता हूँ। अब अपन इतने सफिशिएंटली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये होता है माइनर ऑफ 11। माइनर ऑफ 11 आप लिख सकते हो आराम से, माइनर ऑफ 12 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अभी वीडियो आपका पॉज होगा 2 सेकंड के लिए, फिर मैं आपको को फैक्टर सिखाऊंगा। क्या आपको को फैक्टर याद है क्या होता था? माइनर तो आपको याद ही होगा। ओके, तो मैं बोल रहा था कि ये जो पहला वाला एलिमेंट है उसका माइनर ये है, लेकिन अगर इस माइनर को मैं
इसके साइन के साथ लिख देता हूं तो वो कोफैक्टर बन जाता है। ठीक है, तो सर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, अभी पहली बहुत दिनों बाद सुना ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, शांति से देखो। माइनर ऑफ 1 2 भी अपन लिख सकते हैं। 1 2 का माइनर क्या होगा? 1 2 का माइनर भी आप लिख दोगे, क्योंकि 1 2 का रो और 1 2 का कॉलम छुपा देंगे अगर अपन, तो हमारे पास 4 एलिमेंट्स बचते हैं। ध्यान से सुनना, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर फालतू बात बता रहे हैं, ये तो बच्चों वाली बात है, तो मेरे को आता है। इसी पर सब कुछ है, सब कुछ इसी पर डिपेंडेंट है। दिख रहा है आपको? ये 4 एलिमेंट दिख रहे हैं आपको? ये जो 4 एलिमेंट दिख रहे हैं मुझे, इसको कहेंगे अपन A12 का माइनर। और उस A12 के माइनर में अगर मैंने माइनस साइन लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे माइनस सिंबल अपन लेते हैं ना, प्लस माइनस, तो उस माइनर में माइनस साइन लगा दिया, सो इट बिकम्स कोफैक्टर। बस इतनी सी बात है। माइनर क्या होता है? छोटू डिटर्मिनेंट विदाउट सिंबल, विदाउट प्लस माइनस साइन। लेकिन अगर उसमें अगर अपन प्लस माइनस साइन लगाते हैं, सो इट बिकम्स कोफैक्टर। तो कोफैक्टर भी अपने को समझ में आ रहा है। ठीक है क्या? तो मतलब हर एलिमेंट का कोफैक्टर होगा सर फिर तो? बिल्कुल होगा, बिल्कुल। आप A13 का कोफैक्टर मतलब निकालोगे तो ये आएगा। आई बिलीव कि इतना आप सबको समझ में आ रहा है। किसी को अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, बाई चांस आपने डिटर्मिनेंट चैप्टर शायद नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, मैंने आपको लास्ट ईयर ही पढ़ा दिया था, टेक्निकली वो भी क्लास 12th में ही आता है, बट इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चैप्टर। कोफैक्टर ऑफ 1 3 अगर आपको लिखना है तो आप क्या करोगे? माइनर ऑफ 1 3 लिखोगे, मतलब छोटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 3 एलिमेंट। 1 3 एलिमेंट का छोटू डिटर्मिनेंट आप लिख सकते हो ना, A21 A22, मैं लिख देता हूँ A21 A22 A31 A32। ठीक है, अब अगर इसमें मैंने प्लस या माइनस का सिंबल लगा दिया तो ये कोफैक्टर बन जाएगा। हालांकि इसमें प्लस का ही सिंबल आएगा, बिकॉज प्लस लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो ऐसी बात है सर। तो कोफैक्टर समझ में आ गया आपको? हर एलिमेंट का कोफैक्टर लिख दोगे आप? पक्का? कसम से? तो आप क्या A21 का इसका कोफैक्टर भी लिख दोगे? बिल्कुल लिख दोगे। कोशिश करते हैं, एक और कोफैक्टर लिखते हैं अपन। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 21, ये 21 एलिमेंट है ना, इसका कोफैक्टर क्या आ जाएगा? इसका कोफैक्टर आ जाएगी ये बचे हुए 4 एलिमेंट, दिस 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 एंड दिस। अच्छा चलो, A12 A13, तो इसका कोफैक्टर आ जाएगा A12 A13 A32 A33। चेक कर लेना है। अब इसके ऊपर कौन सा सिंबल रहेगा? प्लस या माइनस? माइनस। अगर सिंबल भी लगाता हूं तो ही कोफैक्टर बनता है, तो माइनर के ऊपर सिंबल लगाना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। तो छोटू डिटर्मिनेंट जो होता है वो माइनर होता है। उस छोटू डिटर्मिनेंट में अगर आपने सिंबल भी लगा दिया तो इट बिकम्स कोफैक्टर, यहाँ भी माइनस आएगा। तो ये सारे एलिमेंट के कोफैक्टर मैंने लिख दिए यहाँ पे। यहाँ तक अपने को सब समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब अपन है ना एडजॉइंट समझने के काबिल हो चुके हैं। क्या आपको कोफैक्टर समझ में आ गया क्या होता है? हर किसी को, कोई भी बच्चा जिसको भी डाउट हो, एकदम तुरंत अनम्यूट करके बोले कि सर एक बार बता दो एक डिटर्मिनेंट के कोफैक्टर। मैं आपको वैसे सिखा चुका हूँ अभी। कोफैक्टर हर एलिमेंट का होता है, मतलब इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट में कितने कोफैक्टर आप बना सकते हो, जितने एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 9 एलिमेंट है, सो यू कैन टोटली फॉर्म 9 कोफैक्टर्स। ठीक है, अब मैं एडजॉइंट की तरफ आता हूँ। मैं आपको पहले हिंदी में सिखाऊंगा, फिर अंग्रेजी में परिभाषा लिख लेंगे अपन। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स एक्चुअली बड़ी आसान होती है, लेकिन उसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें गलतियां हो जाती है अपने से। अब एडजॉइंट होता क्या है? किसी भी मैट्रिक्स A का एडजॉइंट अगर आपको लिखना है तो उसको रिप्रेजेंट ऐसे करोगे ADJA, मतलब एडजॉइंट ऑफ A। और एडजॉइंट ऑफ A का मतलब होता है कि उस मैट्रिक्स A, ये जो मैट्रिक्स A है ना, इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स CIJ का ट्रांसपोज। अरे सर ये क्या बात कर दी आपने? सुनो, आपको क्या करना है, एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है, जैसे तो ये तो डिटर्मिनेंट था, लेकिन अभी मैट्रिक्स में भी अपन सेम कंसेप्ट लगा सकते हैं कोफैक्टर्स वाला। अगर ये मैट्रिक्स होती है ना, और अगर ये A मैट्रिक्स होती, तो आप क्या हर एलिमेंट का कोफैक्टर लिख पाते? यस। बहुत मेहनत लगेगी सर, लेकिन हर बार अलग अलग करना पड़ेगा। यस, इसीलिए तो भाई ये मुश्किल है, इसीलिए इसके ज़्यादा पैसे हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो हर एलिमेंट का मैंने एक एक करके शांति से कोफैक्टर लिखा। C11 लिखा, C12 लिखा, C13 लिखा, C21 एंड लास्ट C33 तक लिख दिया मैंने। सारे कोफैक्टर्स का मैंने एक और मैट्रिक्स बनाया, तो C11 C12। ठीक है, सबको अपनी अपनी जगह पे लिखेंगे।
A13 का कोफैक्टर जो आएगा वो यहीं पर आएगा, C13 पर, इसी लोकेशन पे आएगा। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखा मैंने, ये लिख दिया मैंने। कितना टाइम लगेगा? काफ़ी टाइम लगेगा आपको, है ना, इसमें आपको काफ़ी समय लगेगा। C31, C32 एंड C33। अब इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज लेंगे तब जाके आपको एडजॉइंट मिलेगा। इज दैट क्लियर कि क्या होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स? मैं आपको अगर सिंपल सी भाषा में बोलूं तो एडजॉइंट होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, तो पहले आप कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखोगे, फिर उसका ट्रांसपोज लोगे, तब जाके आपको एडजॉइंट मिलेगा। ओके, चलिए, तो हमें थोड़ा सा आइडिया लगा है ना कि व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए। तो अपन इसको चाहे तो अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। लिखिए मेरे साथ, लेट ए, आप लोग ऊपर लिखना है, जो मैं ब्लू इंक से लिख रहा हूँ ना वो आप सबसे पहले लिखे इफ पॉसिबल, अदरवाइज आप कहीं पे भी लिखे, क्या फर्क पड़ता है, बट अगर आपने नहीं लिखा है तो पहले लिखे। इफ ए मतलब AIJ, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, डेफिनेटली स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, ऑफ एनी ऑर्डर। अब ये ऑर्डर तो अपने पास जनरली 3 ही आता है, लेकिन अपन सारे रिजल्ट n ऑर्डर के लिए निकालते हैं। हमारे सिलेबस में कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि अगर आपको मैट्रिक्स दिया हो तो 4x4 का दे दिया हो, नहीं, ऐसा नहीं करेगा वो। हाँ, लेकिन अपन सारा रिजल्ट जो है वो nth ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए सीखते हैं, ताकि अपने को बाई चांस अगर कुछ भी ऐसा उटपटांग डायरेक्ट थेरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है तो भी अपन कर सके, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा ऑफ ऑर्डर n। तो आप क्या लिखो, ट्रांसपोज, sorry, adjoint, the adjoint of matrix A is transpose of its cofactor matrix, transpose of its cofactor matrix। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे ना डर लगता है, और बहुत लॉजिकल भी है, डर लगना गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल रहा है। इसका कुछ फ़ायदा होता है सर रियल लाइफ में? बिल्कुल होता है ना, बिल्कुल, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, हम धीरे धीरे सब सीखेंगे। चैप्टर के एंड में आपको कुछ एक दो मैं आपको एप्लीकेशन सिखा ही दूंगा। ठीक है, अब कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है सर? तो कोफैक्टर मैट्रिक्स की भी परिभाषा लिख लो। कोफैक्टर मैट्रिक्स is obtained by replacing each element with its corresponding cofactor, obtained by replacing each element by its corresponding कोफैक्टर। ठीक है, अब मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला दे रहा हूँ कोफैक्टर निकालने का। छोड़ो, मैं आपको ना डायरेक्टली क्वेश्चन कराता हूँ। सबसे पहले अपन एक बहुत इजी क्वेश्चन करेंगे, फिर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करेंगे, फिर हमको समझ में आ जाएगा कि कोफैक्टर क्या होता है। ठीक है, ओके, तो एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, यहाँ चाहे तो लिखो रिप्रेजेंटेड बाय, ये सब अंग्रेजी वाली बातें जो है इसमें इतना मज़ा आता नहीं है, फटाफट लिख के इसको ख़त्म करें। रिप्रेजेंटेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए where A is equal to this 2 3 4 1। ठीक है, इसका एडजॉइंट लिखना काफी आसान है, तो बहुत आसान है। आप क्या करोगे, हर एलिमेंट का कोफैक्टर लिख सकते हो क्या? पक्का? तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होती है, आपने कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखना है।
सर अरे यार शिट, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है वैसे। हाँ, ऐप पे लेक्चर रिकॉर्ड नहीं होते हैं, केमिस्ट्री का नहीं हो। मेरे को लगा कि मैंने अपना रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करा है, हालांकि ये ऑन है। ठीक है, हाँ ऐप पे रिकॉर्डिंग होगी। ऐप सर मैथ्स के किया तो ऐप पे गए ना तो डायरेक्ट यूट्यूब की लिंक हाँ तो आती ठीक है है, फिर तो तो कुछ और भी अच्छा प्रॉब्लम है। नहीं। वैसे भी आपको मैं यूट्यूब पे भी दे रहा हूँ और ऐप पे अपन उसका एक डायरेक्ट लिंक भी रखेंगे, तो आपको रिकॉर्डिंग्स जो है दोनों तरफ से मिल जाया करेगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स का कोई ऐसा खास इशू नहीं होगा आपको, है ना? ठीक है। हाँ बेटा, मैं आपको क्या बता रहा था, एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स मतलब क्या हो जाएगा, C11, C12, C13 और C14, और फिर उसका ट्रांसपोज करना ना भूले। ट्रांसपोज करना बड़ा आसान है, रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाना। तो पहले आप C11 निकालें। C11 मतलब क्या होगा कि ये जो पहला एलिमेंट है, देखो इधर हर कोई, ये जो पहला एलिमेंट है इसके ऊपर क्या सिंबल आएगा सबसे पहले, तो वो डिसाइड किया मैंने, प्लस। तो यहाँ पे प्लस लगा दिया चुपके से। ये मेरे से गलती कभी नहीं होती है, आपसे भी नहीं होनी चाहिए। प्लस माइनस की गलती हो गई मतलब आपका पूरा आंसर गलत आएगा, आपको 6 में से 1 या 2 नंबर मिलेंगे। और बोर्ड एग्जाम में आप समझ रहे हो 6 नंबर की क्या कीमत होती है, आप जानते हो हर 5 नंबर पे 1% होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि अगर मैंने प्लस लगाया है यहाँ पे, तो आपको पहले, सबसे पहले आपको भी प्लस लगाना सीखना है। फिर अपन ये वाला रो और ये वाला कॉलम हाइड करेंगे। क्या बचा आपके पास, यहाँ पे किस्मत बड़ी अच्छी थी कि सिर्फ 1 बचा, तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे। दैट इज द कोफैक्टर ऑफ 1 1। कोफैक्टर ऑफ 1 2 लिखते हैं। कोफैक्टर ऑफ 1 2 क्या हो जाएगा, पहले सिंबल लगाएंगे, सबसे पहले सिंबल, फिर उसके बाद आप इसको छुपाएंगे। मनी वन में छुपाना है, मैं तो आपको छुपा के दिखा भी रहा हूँ, तो इसको अपन लिख देंगे 4। दिस इज कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट C12। फिर अपन C13 लिखेंगे। ठीक है, C13 क्या आ जाएगा कि आप फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट जो है इसको छुपा लेंगे। प्लस था, यहाँ माइनस आएगा, तो माइनस ऑफ 3 आएगा। और C14 मतलब क्या हो जाएगा, प्लस साइन आएगा। सो दैट वुड गिव अस +2। समझ में आ रहा है ना, ये 1 को आप अगर छुपाओगे, 1 के रो को छुपा दो और इसकी कॉलम को भी छुपा दो तो 2 बचेगा। तो ये कोफैक्टर होता है। यहाँ तक तो काफ़ी आसान है। तो मैट्रिक्स जो मेरे पास बनेगी वो ये बन जाएगी। क्या बन जाएगी, C11 इज +1, C12 इज -4, C13 इज -3 एंड दिस इज +2। ठीक है, इसका ट्रांसपोज लेना है अपने को। ट्रांसपोज लेते ही आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। ट्रांसपोज का मतलब ये है कि आप जो चीज़ हॉरिजॉन्टली लिखी हो उसको वर्टिकली लिख दो। तो 1 और -4 हॉरिजॉन्टली लिखा है, उसको आप -1 -4 वर्टिकल लिख दो। -3 और 2 ये भी हॉरिजॉन्टल लिखा है, इसको आप वर्टिकल लिख दो। तो क्या सर आ चुका है एडजॉइंट, बिल्कुल आ चुका है। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, ये मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट है। आई होप यहाँ तक आपको आसान लगा होगा, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर काफ़ी छोटा था। ठीक है, सर वो आपने C11 C12 3 और 4 लिखा है, वो 2 1 और 2 2 होगा। अच्छा ये नाम का एड्रेस गलत लिखा है ना, बहुत ही चालाकी भरा ऑब्जर्वेशन। इसको आप C11 C22 कर लेना है। ठीक है, C21 और C22, हालांकि सब कुछ सेम है, बस नाम में चेंजेस कर लो आप, है ना। चलिए अब एक बड़ा सा क्वेश्चन करते हैं अपन 3x3 का। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आप चाहो, वैसे तो अपन देखिए जेई की तैयारी तो कर ही रहे, लेकिन मैं आपको हमेशा बताते जाऊंगा कि बोर्ड्स में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। ठीक है, और बोर्ड्स में ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता था हमारे समय। आपके समय भी पैटर्न जो है अपना थोड़ा चेंज हो रहा है ना कोविड के बाद से, तो 6 वाले या 5 वाले क्वेश्चन आपको भी पूछे जा रहे हैं। टेंथ क्लास में भी आजकल 5 नंबर के क्वेश्चन आ गए, तो उनमें ये बड़े बड़े क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, जहाँ पर ए मैट्रिक्स जो है वो ये है 1 1 1 2 1 -3 और -1 2 एंड 3। ठीक है, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। मतलब सर बहुत लेंदी क्वेश्चन हो गया था। बिल्कुल यार, सर ने आपको ऐसी थोड़ी ना वार्निंग दी थी कि आज का लेक्चर आपका जो है वो मुश्किल रहेगा।
तो चालू करें? क्या बात कर रहे हो, पक्का? तो सबसे पहले मैं सारे C11, C12, C13 ये सब लिखूंगा, है ना? बहुत मेहनत लगेगी, 9 बार मेरे को सेम मेहनत करनी है, 9 टाइम्स। तो इट इज़ एक्चुअली अ वेरी लेंदी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो गलत होता ही होता है सबका। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका भी गलत होगा, आपको एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ेगा भाई। तो सबसे पहले अपन ने C11 निकाला। मेरी सबसे अच्छी आदत जो है वो ये है कि सबसे पहले अपन सिंबल लगाएंगे, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। आपको पता है ना कैसे करना है? जब भी प्लस दिखे उसके नीचे वाला या साइड वाला या जो भी उसका इमीडिएट नेबर है वो डेफिनेटली उल्टा साइन होगा। तो ये इधर माइनस है तो इसके नीचे प्लस ही होगा, फिर इसके बगल में माइनस, फिर इसके बगल में प्लस। आपको दिख रहा है ना, हर बार आपको कहीं पे भी देख लो, कोई भी दो नेबर्स पकड़ लो, डायगनली मत पकड़ लेना, आपको सेम साइन नहीं मिलेगा, अपोजिट साइन ही मिलेगा। एडजेसेंट देखना बस में, एडजेसेंट या अपवर्ड डाउनवर्ड। चलिए, तो C11 निकालना है, तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट लिया अपन ने, उसके ऊपर प्लस लगा हुआ है तो हमने प्लस लगा दिया। मैं आपको ये बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद कि बोर्ड एग्जाम्स की बुक में NCERT में आपको क्या मिलेगा। मैं अभी बता देता हूँ, मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखो इधर, हर कोई इधर देखो, क्योंकि NCERT में आपको ये चीज़ मिलेगी और आपको समझ में नहीं आएगी। वो लोग ऐसा बोलते हैं C11 इज -1 की पावर 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ 1 1। अब ये देख के ना एकदम डर लगता है कि पता नहीं यार क्या है। और फिर C12 इज -1 की पावर 1 + 2 इंटू माइनर ऑफ 1 2। और बच्चे रट लेते हैं, एक्चुअली बच्चे इसको रट लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना है भाई, आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 + 1 कहाँ से आया है, यहाँ से आया है। ये 1 + 1 यहाँ पे NCERT वाले इधर से यूज़ करते हैं। मतलब इसका ये है कि जब भी इन दोनों का सम इवन होगा तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा अपने आप, सोच के देखो। और जब भी इन दोनों का साइन ऑड होगा तो यहाँ पे अपने आप माइनस साइन आ जाएगा। तो उस तरह से आपको क्या रटना नहीं पड़ेगा, या फिर उस आपको ट्रिक लगानी नहीं पड़ेगी। हम लोग ट्रिक से ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं, ठीक है? तो आप चाहो तो जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, आप जब बोर्ड एग्जाम लिखोगे तो आप जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी ये फॉर्मूला लिख सकते हो, लेकिन आप सॉल्व करें ट्रिक से, ठीक है? तो मैं इसको अभी मिटा देता हूँ फिलहाल, क्योंकि मेरे को तो भाई बड़ा क्रिंजी लगता है ये सब। आसान तरीके से अपन करें तो ज़्यादा बेहतर है। प्लस साइन लगाया, बस टेंशन ही खत्म हो गया। आप छोटू डिटर्मिनेंट लिखना है, तो इसको छुपा देंगे तो क्या बचेगा आपके पास? ये वाला डिटर्मिनेंट 1 3 है ना, 1 3 2 3। अच्छा 1 -3 है ना, पता नहीं माइनस का ही नहीं दिखा मेरे को, 1 -3। अच्छा एक चीज़ और है, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, ये छोटू डिटर्मिनेंट लिखते समय, देख लो इधर, मैं आपको बता रहा हूँ, आप वही गलती करोगे अभी, फिर मेरे से पूछोगे कि सर गलती होगी। सुन लो, ये वाला प्लस माइनस साइन आपको सिर्फ एक बार यूज करना है बाहर, उसके बाद आपको इसको इग्नोर करना है। आप ऐसा सोचो कि ये वाला यूज कर चुके अपन, तो ये सारे प्लस माइनस साइन यहाँ पे है ही नहीं, उनको यूज ही नहीं करना है आपको। तो आप यहाँ पे 1 -3 लिखोगे ना, तो उसमें प्लस माइनस का यूज ना करें, ठीक है? ये बहुत कॉमन छोटा सा एरर होता है जो करते हैं बच्चे। इसका वैल्यू में 2 सेकंड में निकाल सकता हूँ, 1 × 3 -2 × 3 दैट इज 3 - 6, ठीक है? 3 - 6 इज -3। तो क्या मैं C12 भी निकाल सकता हूँ? यस, सिंबल लगा दिया सबसे पहले माइनस, और फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट लिखा। तो आप फास्ट स्पीड से भी कर सकते हो, लेकिन आराम से ही करो। 2 - 3 -1 एंड +3, ठीक है? 2 3 6 -3, ठीक है? अच्छा बाहर जो है वो माइनस साइन है, वो मैं भूल चुका था। सर वहाँ पे -3 है ना? कहाँ पर? A121। एक मिनट, यस यू आर करेक्ट ब्रो, थैंक्स अ लॉट। यहाँ पे 9 आएगा, है ना? ठीक है, ये माइनस को थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, मेरा ब्रेन उसको 2 बार इग्नोर कर चुका है, ठीक है? C13 भी फाइनल आंसर बोलो। सर आपके पास फाइनल आंसर है क्या? 9 - 1 -4 परफेक्ट, -3 एकदम 4 सही, 5 5 -3 -1। एकदम सही है, गुड। C13 निकाल देते हैं, यहाँ पे जगह कम है लेकिन फिर भी अपन निकाल देंगे। तो 2 1 1 2 2 1 1 2 है ना, प्लस साइन तो रहेगा ही बाहर, और 2 2 4 -1 3, ठीक है? -1 है क्या यहाँ पे? अरे यार ये माइनस बार बार इग्नोर हो जाए ना, 5 आएगा। फिर हम लिखेंगे C21। अब फटाफट करते हैं। 21 मतलब देखिए ये वाला एलिमेंट ऊपर माइनस साइन है, आप चाहो तो इधर भी देख सकते हो। 2 + 1 क्या है? 4, सॉरी 3। तो 3 ऑड होता है ना, तो माइनस लगा दो, इवन में प्लस लगा देना, ऐसे भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। फिर अगर अपन इसको छुपाएंगे तो अपने पास 1 1 2 3 बचेगा, ठीक है? तो 1 1 2 3 3 - 2 दैट इज 1, एक्सेलेंट।
फिर बचेगा C22. व्हाट इज C22? C22 इज पॉजिटिव. देन आफ्टर दैट छोटू डिटरमिनेंट, मतलब ये C22 वाला एलिमेंट है, इसको छुपाया, इसको छुपाया, क्या बचा आपके पास? 4 एलिमेंट, 1 1 -1 3. तो 1 1 -1 3, 1 1 -1 3. सर C21 माइनस बाहर 1 माइनस होगा. साइन है, इग्नोर ना करे इसे. C22 3 -1 दैट इज 4. C23 पे आएंगे अगर अपन, तो 2 + 3 5 ऑड होता है, माइनस लगा दिया. ऐसे भी कर सकते हैं पर बिल्कुल, तो आपको देखना नहीं पड़ेगा. अब इसको छुपाएंगे तो 1 1 -1 2 आएगा. 1 1 -1 2 चमका आपको कैसे आया है? ये 2 3 एलिमेंट है, इसको छुपाना पड़ेगा, तो आपके पास जो भी बचेगा वो आ जाएगा. तो 2 -1 दैट इज 3, और 3 का नेगेटिव -3. 3 तो आ गए अपने पास. अब आपको 6 आ गए, वैसे तो 3 और निकालना है. तो ज़्यादा इतना भी लेंदी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा लेंदी ज़रूर आप इसको बोलेंगे. इनिशियली आपको ये मुश्किल लगेगा. तो 3 + 1 4 होता है पॉजिटिव, और C32 नेगेटिव होता है. C33 इज इवन, मतलब पॉजिटिव. फिर 3 1 अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा 1 1 1 -3. ठीक है, 1 1 1 -3. C32 आ जाएगा आपके पास ये और ये 1 1 2 -3. फिर लास्ट में क्या आ जाएगा? C33 1 1 2 1 1 1 2 1. अब देखो यार, इतनी मेहनत तो अपने को करनी ही पड़ेगी, कुछ भी हो जाए. -3 -1 -4. ठीक है, -3 -2 -5, और एक बाहर माइनस है तो +5 हो जाएगा. और 3 3 1 -2 -1, बाहर प्लस है तो एज इट इज रहेगा. अभी अपने पास, यस ब्रो. सर C23 -4 होगा. नहीं, 3 2 -1 3, नहीं ठीक है ना, -3 सही तो आ रहा है. किस, हाँ ठीक है. हाँ मेरा मिस्टेक. एडजॉइंट लिखा अभी मैंने. अब मैंने एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखना है, तो कैसे लिखूंगा? पहले को फैक्टर मैट्रिक्स लिखूंगा, फिर उसका ट्रांसपोज. को फैक्टर मैट्रिक्स मतलब आपको हर एलिमेंट को, ये 9 -3 5, समझ गए ना आप लोग भावनाओं को? इन सबको आपको एक मैट्रिक्स में डालना है. तो थोड़ा लंबा काम तो है यार ज़रूर, इसमें आप चाहकर भी कोई शॉर्टकट नहीं ले सकते. ठीक है, तो 9 -3 एंड 5, फिर अपन लिखेंगे -1 4 एंड -3, फिर -4 5 एंड -1. इज दैट ओके? इनका ट्रांसपोज ले लिया जाए. तो इनका अगर आप ट्रांसपोज लोगे तो आपको क्या बनाना है? हॉरिजॉन्टल वाली रो को बस वर्टिकल लिखते जाओ. तो 9 -3 5, फिर सेकेंड -1 4 -3, -1 4 -3, एंड देन -4 5 1 -1, सॉरी. ठीक है, आप आंसर चेक कर लो. अद्वैत ने जो आंसर बताया था इट वाज एग्जैक्टली दिस वन, सो उसका करेक्ट था. मेरे ख्याल से आप सबका आ गया होगा अभी तक, है ना? तो ये तो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब मैं आपको ये ना पढ़ाऊंगा तो हम आगे भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपको इतना तो पता ही होना चाहिए ना कि एडजॉइंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं एडजॉइंट. ओके, अच्छा, इसमें और क्वेश्चन से प्रैक्टिस के लिए जो अपन आर.डी. शर्मा बुक से करेंगे. जस्ट 1 सेकेंड, आप 1 मिनट रुकिए. सॉरी, तो मेरे पास एक्चुअली आर.डी. शर्मा अभी है लकीली. बेटा एक बार अटेंडेंस होगी अभी, है ना, थोड़ी देर में. ओके, एडजॉइंट ये रहा. अच्छा खासा सिलेबस है आपका बोर्ड एग्जाम का, सीबीएसई वालों का खासकर, पहले ही बता दे रहा हूँ मैं.
सब कुछ पूछा गया आपसे, एडजॉइंट भी है, इनवर्स भी है, ट्रांसपोज भी है। तो मैं आपको आर डी शर्मा से होमवर्क दूंगा आज नहीं दूंगा, कल दूंगा। थक जाओगे, आ जाओ, है ना। आज आप क्विज के लिए पढ़ लो अच्छे से। सर स्टेट बोर्ड वाला का सीबीएसई से ज्यादा है कि कम है, इजी है? अरे तो टेंशन मत ले, बहुत इजी आप रहता जेई का पढ़ लोगे ये तो वैसे भी करने के आपको वो बाद। सब हलवा लगेगा, इतना तो मैं आपको, है ना, गारंटी दे सकता हूँ। और हाँ, क्या बोलूँ, मतलब सर मतलब सर पेपर सॉल्व किए थे तो मतलब एकदम वो तो 10 एक्चुअली सेकंड भी नहीं लग दिस रहे इज थे द केस क्वेश्चन विद को। बोथ सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड्स। ठीक है। अच्छा, काम की बात करें अपन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स, जिसके लिए मैंने आपको वार्निंग दी थी। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। कितनी? कम से कम 7 प्रॉपर्टीज है ना। मैं चाहूँ तो उसको 10 भी बना सकता हूँ, अगर मैं हर चीज़ को प्रॉपर्टी बोल दूँ तो 7 to 8 प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे ना, मोस्ट प्रोबेबली 8 रहती है। ठीक है, तो सर 1 मिनट ऊपर लो ना सर, क्योंकि तो बहुत बुरा मेरा हुआ। वाईफाई बंद पड़ प्रॉपर्टीज गया ऑफ था। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, हाँ कर रहा हूँ, 1 मिनट सर 1 मिनट। लिखने तो दो। ठीक है, यहाँ पे अपन जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उन सबसे कभी ना कभी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आया है, नहीं आया है तो डेफिनेटली आएगा। हाँ सर, सर स्टेट हो बोर्ड गया का सर। काफी आसान है वैसे ना, आप चिंता ना करें। स्टेट बोर्ड वाले को, हाँ, एक और फायदा है आप लोगों एमएचटी का। सीटी भी। मैं आपको देखो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि आप जैसे कि आपकी जो बुक आती है ना एचएससी की, अगर आप वही करते हो सो दैट इज एक्चुअली मोर देन इनफ। जैसे सीबीएसई वाले बच्चों को आर डी शर्मा भी करना पड़ता है एनसीईआरटी के अलावा, क्योंकि वो सरप्राइज क्वेश्चंस आपको कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, आपको ज़्यादा आना चाहिए। स्टेट बोर्ड वालों को हल्का सा ही एडवांटेज है कि हाँ, आप बुक करोगे उससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। उसी में से सेम डिजिट, सेम नंबर, सेम आंसर, सेम क्वेश्चन। ठीक है, जस्ट लाइक 10th बोर्ड। तो ये फ़ायदा इसीलिए क्योंकि आपको थोड़ा सा टेंशन कम लेना पड़ेगा, आप जेई की तरफ ज़्यादा ध्यान दे पाओगे, है ना। लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। हाँ सर, वो जो चैप्टर में यस यस सॉल्व यस, कई एग्जांपल्स बहुत रहते हैं सब उसी में उसमें से से भी रिपीट होता आते हैं है। ना तो कोई कोई आपको स्ट्रिक्टली कहा क्वेश्चंस। जाता है कि बुक से बाहर तो जाना ही नहीं है, बुक से बाहर जो जाता है उसके नंबर नहीं आते। तो एक फ़ायदा आप लोगों को ये हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में दिक्कत तो सिर्फ देखो इंग्लिश यार, में लैंग्वेज दिक्कत वाले जाती है जो स्टेट बोर्ड वालों की। लैंग्वेज वाले बहुत कम मिलते हैं इसमें। खरीद सर लेना मैंने बेटे। तो अभी ठीक है, टेक्स्ट बुक भी नहीं वो खरीदा गलती मत इंग्लिश करो। का। सर वो जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है ना, क्या वो पीएस, क्या होता है वो पी? पढ़ाएंगे क्या इधर फिजिकल सिलेबस एजुकेशन। में? पीएस? हाँ, वो अगर नहीं नहीं आप नहीं, आप अगर कंप्यूटर बोलोगे सर साइंस से तो वो या ऐसे डेफिनेटली कुछ तो अरेंज होता है करवा ना। देते हैं, मैंने ऐसा देखा है। तो आपको बोलना पड़ेगा, है ना, पर्सनली। मतलब मैं तो नहीं बोलूँगा उस चीज़ की, लेकिन सर कंप्यूटर का आप करवाइए, लेकिन वो करवा देंगे। ठीक है। अच्छा, हाँ, मे बी, आई एम नॉट वेरी श्योर, सर लेकिन आईटी हाँ के लिए मैंने क्या? देखा है वैसे लास्ट ईयर कुछ 1-2 क्लासेस लगी थी आईटी की, तो मेरे को याद है ऐसा। नहीं, लास्ट टू लास्ट ईयर, नॉट लास्ट ईयर, लास्ट ईयर तो पूरा कोविड था। तो देखेंगे वो तो अपन। अच्छा। अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं ना। मैं आपको कम से कम 8 प्रॉपर्टीज बताऊंगा, 8 प्रॉपर्टीज। उसमें से एक प्रॉपर्टी तो रिवर्सल प्रॉपर्टी जो आपको आ गई है। प्रूफ देखेंगे अपन हर प्रॉपर्टी का। ऐसे प्रूफ बताने का पॉइंट डेफिनेटली यहाँ पे बनता है। अगर आपको प्रूफ आता है अच्छे से तो आप क्वेश्चंस भी अच्छे से सॉल्व कर लोगे। तो ये वाला टाइम जो है आपका, अभी आने वाले जो 10-15 मिनट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं आपको सबसे पहले प्री रिक्विजिट देना चाहता हूँ। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21। प्री रिक्विजिट दे रहा हूँ, अभी मैंने प्रॉपर्टीज चालू नहीं करा, मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप शायद डिटर्मिनेंट चैप्टर में पढ़ा था अपन ने, आप भूल गए होंगे। ठीक है, तो वो मैं आपको याद दिला रहा हूँ। A23, A31, A32, A33। आप इसको डेफिनेटली रफ में ना लिखे, आप इसको प्री रिक्विजिट बना के लिखे। प्री मतलब आपको ये चीज़ पहले से आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला प्री रिक्विजिट है कि कोई भी मैट्रिक्स को अगर आप उसके को फैक्टर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो,
है ना। तो ये मैट्रिक्स है और ये उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स है। C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 एंड C33। ठीक है, तो क्या होता है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो पहला प्रीरिक्विजिट आप कॉपी करेंगे, तो एक मैट्रिक्स है और उसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स है, उनको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास देखिए क्या आएगा। देखिए अगर परफेक्ट मैकेनिज्म होता है या परफेक्ट मल्टीप्लिकेशन होता है तो है ना आपका आंसर डिटर्मिनेंट के बराबर आता है। अच्छा सुनो, ये तो आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि हर मैट्रिक्स का एक डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है, जो मैं आपको समझा चुका हूँ पहले। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है तो आप उसी ऑर्डर में आप उसका डिटर्मिनेंट ले लो, ऐसे दो डंडे लगा लो एंड फाइंड द वैल्यू, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाएगा। तो मान लो ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स को फैक्टर ऑफ ए है। ठीक है, ये AIJ मैट्रिक्स और ये उसका को फैक्टर मैट्रिक्स है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखते हैं अपने पास क्या बनेगा, है ना। सबसे पहले आप ये वाला रो और ये वाला कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे तो एक परफेक्ट मल्टीप्लिकेशन आता है, जिसको मैं बोलता हूँ अद्भुत मल्टीप्लिकेशन। अद्भुत मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो क्या होता है अपन समझते हैं। देखो A11 इंटू पहला एलिमेंट क्या है, C11। समझ में आ रहा है आपको। तो A11 के साथ कौन आया, C11। कितना अद्भुत है। दूसरा देखिए A12 के साथ, एक मिनट है ना, ट्रांसपोज मैंने एक्चुअली एडजॉइंट लिखना था ना, ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेना चाहिए था अपने को, तो मेरे को थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो A इंटू एडजॉइंट A, पहला अपन यही पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो C11 C12 लिखा है ना, मैं थोड़े थोड़े चेंजेस करूंगा, बस ये चेंज करना है कि इसका ट्रांसपोज लेना मैं भूल गया। तो C11 C12 C13 सब वर्टिकली लिख दो, 2 सेकंड लगेगा। C23 C31 C32 C33। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं अपन ए का और उसके एडजॉइंट का। तो ए का और एडजॉइंट का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहला रो पहला कॉलम A11 C11 A12 C12, दिख रहा है आपको। A12 के साथ C12 आ रहा है, दोनों का जो सफिक्स है 12 12 सेम है। फिर है 13 और 13, तो A13 C13। चलिए ये तो बहुत बढ़िया हो, इसको कहते हैं अपन अद्भुत मल्टीप्लिकेशन। अगर अद्भुत मल्टीप्लिकेशन ना हो तो उस पूरे आइटम का वैल्यू 0 आएगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ बस। ठीक है, ये चीज अपन ने डिटरमिनेंट चैप्टर में देखी थी, लेकिन उस समय अपन ने मल्टीप्लिकेशन बहुत ध्यान से पढ़ा नहीं था। तो मैं आपको आज पूरा डिटेल में फिर से बता रहा हूँ कि इसको सीखना अच्छे से ना। जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से, तो अगर परफेक्ट मल्टीप्लिकेशन होता है 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3, तो इस पूरे आइटम का वैल्यू जो आता है वो डिटरमिनेंट के बराबर ही आ जाता है। डिटरमिनेंट के बराबर मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो इसको अपन मॉड ए जैसा रिप्रेजेंट करते हैं। मॉड नहीं है वो, डिटरमिनेंट ही है। और अगर ऐसा परफेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है तो इट बिकम 0। जैसे कि अगला मल्टीप्लिकेशन आप करोगे, है ना, तो क्या आएगा A11 A12 A13 और ये C21, तो आप करो A11 C21, मूड खराब हो गया एकदम। 1 1 के साथ 1 1 आना चाहिए, तभी मजा आता है। तो कुछ भी अगर अलग आता है तो अब आगे लिखो ही मत कुछ भी, ये पूरा वैल्यू अपने आप 0 होगा। ठीक है, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको ये चीज सीखना है, आपको ये याद रखना है, आपको जरूर काम आएगा, बहुत काम आएगा। ठीक है, क्या सीखा अपन ने? हमने ये सीखा कि जब भी अपन मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ऐसे टर्म बनेंगे। अब जब भी आपके पास परफेक्ट मल्टीप्लिकेशन आएगा तो आंसर उसका डिटरमिनेंट के बराबर आएगा, और परफेक्ट नहीं आएगा तो वो 0 के बराबर आएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये तो चलो एक चीज समझ में आई अपने को। दूसरा, हर मैट्रिक्स का एक डिटरमिनेंट होता है ना। अच्छा ठीक है, एक और प्री रिक्वेस्ट जो आपको पहले से पता होना चाहिए, है ना, इसको लिखेंगे अपन। अगर आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ दो मैट्रिक्स है ए और बी के मल्टीप्लिकेशन का डिटरमिनेंट अगर आपको निकालना है, सुना आपने क्या लिखा? मैंने ए बी मैट्रिक्स है मल्टीप्लाइड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकालना है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि दोनों का इंडिविजुअल डिटरमिनेंट निकाल लो, डिटरमिनेंट ऑफ ए, और फिर उनको मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, डिटरमिनेंट क्या होता है? आंख बंद करो, सोचो। डिटरमिनेंट तो एक नंबर होता है, इट इज एक्चुअली अ वैल्यू।
है ना। तो यहाँ पर आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कौन सा पहले लिख रहे हो कौन सा बाद में लिख रहे हो, है ना। लेकिन फिर भी अपन ने यहाँ पे सुंदर दिखाने के लिए इसको पहले लिखा हुआ है। इज दैट ओके? अच्छा, तो मतलब दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाइड फॉर्म में है और उनका डिटर्मिनेंट निकालना है आपको, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी कैन बी रिटन एज दोनों का इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। तो ये दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत परेशान करेगी, जो ये है कि कोई नंबर, ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स पे मल्टीप्लाइड है, सुन पा रहे हो आप लोग, कोई नंबर अगर कोई मैट्रिक्स में मल्टीप्लाइड है तो वो नंबर अंदर घुस के हर एलिमेंट पे जाके चिपक जाता है, ये आपको पता है ना। अगर मेरे पास यही मैट्रिक्स है और इस पर मैंने k मल्टीप्लाई कर दिया बाहर, तो आपको क्या दिखेगा, k इंटू a11, k इंटू a12, k इंटू a13 एंड k इंटू a21, k इंटू a22, k a23 एंड सो ऑन विद द थर्ड रो एज वेल। आपको हर एलिमेंट में k मल्टीप्लाइड दिखेगा मैट्रिक्स के। ठीक है, तो एक ऐसी मैट्रिक्स दिखेगी जिसमें आपको हर बार k मल्टीप्लाइड दिखेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे जरूर इसको लिख रहा हूँ क्योंकि मैं बाद में कभी नहीं लिखूंगा। KA21। अच्छा, आपका लेक्चर अगर डिस्कनेक्ट होता है तो आप एकदम 10 सेकंड का पॉज लेके फिर से रिज्वाइन करना, आ जाएगा। KA22, KA23, KA31, KA32, KA33 दिख रहा है आपको। K मल्टीप्लाई कर अगर अपन ने किसी भी मैट्रिक्स से, तो आपको ये वाली मैट्रिक्स दिखेगी। ये तो अपने को पता था पहले से, इसमें कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। लेकिन अगर मैंने अब K इंटू ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लिया, K इंटू ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लिया, तो कितने K बाहर आएंगे, कोई मुझे बताना चाहेगा? ठीक है, कुछ बच्चों को हवा नहीं लगी, क्या बोला मैंने? इस पूरी मैट्रिक्स का अगर मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया ना, इस मैट्रिक्स का अगर मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया, 9 आएंगे बाहर। मेरे ख्याल से 6 आएंगे बाहर। हाँ सही कह रहे थे 6 तुम आएंगे पहले। बराबर से। चलो मैं बताता हूँ वो चीज़ आपको। 3 ही बाहर आएंगे, है ना, जो सबसे पहला आंसर बोला था विवेक ने, दैट वाज करेक्ट। अरे यार ये सही से पेस्ट नहीं हो रहा। चलो मैं आपको बता देता हूँ फिर से लिख के। देखो क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट लोगे तो हर रो में से एक एक K कॉमन आएगा। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, रो वाइज कॉमन आता है। मैट्रिक्स में जो होता है वो एक साथ सब चुबुक से बाहर आ जाते हैं, है ना। लेकिन इधर क्या होता है, एक एक करके बाहर आते हैं। फर्स्ट रो में से एक K बाहर आएगा, सेकेंड रो में से एक K बाहर आएगा और थर्ड रो में से एक K बाहर आएगा। तो टोटल कितने K आए, टोटल 3 K आए। दिख रहा है आपको, टोटल 3 K आए। तो अपन ने पहले मैट्रिक्स में K मल्टीप्लाई करा, फिर उसका डिटर्मिनेंट लिया जब अपन ने ना, तो जब डिटर्मिनेंट लिया अपन ने तो 3 K बाहर आए। और अंदर क्या है, ये वाली जो चीज है ना, दिस इज नथिंग बट दिस इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ। ये मैट्रिक्स ही है A11, A12, सॉरी ये डिटर्मिनेंट है A21, A22, A23। ठीक है, अब ये आपका लेक्चर जो है वो डिस्कनेक्ट होगा, लेकिन अपने आप होने दो। ठीक है, तो आप रीजॉइन करिएगा आफ्टर 1 मिनट। अब आपको दिख रहा है ये क्या लिखा है, ये K क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A लिखा हुआ है। मतलब क्या सीखा अपन ने कि सर पावर में 3 आ जाता है। 3 कहाँ से आया, ऑर्डर से। तो अगर पावर में ऑर्डर अगर n हुआ तो पावर में n आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है समझना, आप ध्यान से इसको एक बार अच्छे से समझिए, है ना। इसको लिख लीजिए अगर आपकी स्क्रीन में दिख रहा है तो, अदरवाइज टेक स्क्रीनशॉट। ओके, तो मैं आपको ये सिखा रहा था कि जब भी अपन ने कोई नंबर मल्टीप्लाई करा मैट्रिक्स पे, तो वो अंदर जाके सब में चिपक जाएगा। फिर अगर बाय चांस अगर अपन ने उसका डिटर्मिनेंट ले लिया, तो डिटर्मिनेंट में हर रो में से एक एक K बाहर आएगा, तो 3 K बाहर आएंगे। ऑर्डर अगर 3 है तो 3 K बाहर आएंगे, ऑर्डर अगर n है तो n Ks बाहर आएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो चीज़ लिखी ना मैंने लास्ट में आपके कि K इंटू ए मैट्रिक्स, K इंटू ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, K क्यूब इंटू मैट्रिक्स, K क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, अब हम प्रॉपर्टी नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं आपको हार्डली 10 मिनट पढ़ाऊंगा बस। प्रॉपर्टी नंबर 1 देखेंगे अपन क्या है। प्रॉपर्टी नंबर, थोड़ा जोर से बोल रहा है।
प्रीरिक्विजिट 1 है ना, हाँ वो आएगा नहीं समझ समझा। में, डोंट वरी। ठीक है, मैंने आपको बताया ही उस तरीके से है कि आप जब यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 1 देखोगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 ये कहती है कि ए है ना, मैट्रिक्स ए इंटू उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट अगर अपन करते हैं तो आपको आंसर मिलता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। म्यूट करो अपने आप को एवरीबॉडी। और यही बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो पहली बात तो ये क्या लिखा है अपने को अभी फिलहाल समझ में नहीं आएगा, लेकिन ए इंटू उसी का एडजॉइंट जो होता है वो डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल वे में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं सबसे पहले अपन, और वो उसमें जो प्रीरिक्विजिट 1 है वो आपको प्रूफ में अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, मैंने जानबूझ के उसको बहुत डिटेल में नहीं समझाया क्योंकि मैं आपको अल्टीमेटली यहाँ पे अभी समझाऊंगा ही। देखिए, मान लीजिए अपने पास कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, मैं 3x3 की मैट्रिक्स लूंगा, n×n की नहीं ले रहा हूँ, मैं 3x3 की ले रहा हूँ। तो हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये मैट्रिक्स है। अब इसी का एडजॉइंट अगर अपने को लिखना है तो अपन क्या लिखेंगे, एडजॉइंट लिखेंगे को फैक्टर का ट्रांसपोज। तो C11 C12 इधर आएगा लेकिन अपन चेंज करते हैं लास्ट में, तो C11 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। ठीक है, अब अगर अपन इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप है ना मेरी एक बात को ध्यान रखिएगा, मैं इसको मैथमेटिकली लिखवाऊंगा आपको, लेकिन मैथमेटिकली पहले लिखवा दूंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सुनना ध्यान से, अद्भुत मल्टीप्लिकेशन है तो आंसर है डेल्टा। डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट। ठीक है, अद्भुत मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो आंसर है 0। ठीक है, अच्छा अद्भुत मल्टीप्लिकेशन क्या होता है सर, देखते हैं। पहला मल्टीप्लिकेशन करते हैं a11 a12 a13 c11 c12 c13। दिख रहा है आपको, सबके सफिक्स एकदम बराबर तरीके से अलाइंड है। a11 इंटू c11 आएगा प्लस a12 इंटू c12 आएगा प्लस a13 इंटू c13 आएगा। ऐसा अद्भुत मल्टीप्लिकेशन होता है अगर, तो इस पर्टिकुलर चीज का जो वैल्यू आता है ना वो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए, अरे हर मैट्रिक्स का एक डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है ना, होता है कि नहीं होता है, तो इस मैट्रिक्स का भी कुछ डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा, उसको मैं डेल्टा बोल देता हूँ। डेल्टा या ऐसे डिटर्मिनेंट है, तो अगर ऐसा परफेक्ट मल्टीप्लिकेशन होता है तो इस आइटम का जो वैल्यू होगा वो डेल्टा के बराबर होगा। डेल्टा क्या है, इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, जो आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी उसका डिटर्मिनेंट, तो ये वाला जो वैल्यू है वो डेल्टा के बराबर हो जाएगा। अगला देखते हैं। ठीक है, a12 a11 a12 a13 इनटू दिस, तो a11 किससे होगा, c21 से, फिर a12 c22 से, प्लस आएगा a12 c22, फिर a13 आएगा c23 से। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। a13 c23। ठीक है, क्या ये परफेक्ट हो रहा है, देखते हैं। नीचे 1 1 2 1, ना 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 परफेक्ट नहीं है। बराबर परफेक्ट कब होता है, जब बराबर 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3, ऐसा परफेक्ट मल्टीप्लिकेशन जो होता है ना, इसका वैल्यू डेल्टा के बराबर आता है। अगर परफेक्ट नहीं है तो आप साफ उसको 0 बोल सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आपको सीखनी है, ये चीज़ मैं आपको पहली बार सिखा रहा हूँ। ठीक है, हाँ ये चीज़ अपने को पहले से पता होनी चाहिए थी, लेकिन अपन ने डिटर्मिनेंट्स में मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा किया नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अपन इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। थर्ड मतलब ये वाली रो इंटू थर्ड वाला कॉलम, मन ही मन में करके देखते हैं। 1 1 3 1 बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप इसको डायरेक्टली 0 बोल दो अगले वाले को। ठीक है, अच्छा नजरें आपके सामने होनी चाहिए, एकदम बाउंसर चले जाएगी वरना। हर कोई देख रहा है सामने, देखो अगला a21 a22 a23 c11 मतलब a21 c11 a22 c12 a23 c13। परफेक्ट है, नहीं है तो इसका आंसर आप 0 लिख सकते थे, बट ठीक है। अगला देखते हैं, अगला परफेक्ट है। देखो a21 a22 a23 c21 c22 c23,
तो A21 इंटू C21 प्लस A22 इंटू C22 प्लस A23 इंटू C23, ये परफेक्ट है ना। तो इसका आंसर डेल्टा के बराबर आएगा। अच्छा, तो ये वाला एक एलिमेंट डेल्टा आया है, ये वाला एक एलिमेंट डेल्टा आया, और बाकी सारे जीरो हो जा रहे हैं। अगला कोई गेस करना चाहेगा? इसका डायगनली मतलब आपको समझ में आ रहा है, डायगनल एलिमेंट जो है वो डेल्टा 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 के बराबर आ रहे हैं, ठीक है, और बाकी सारे जीरो आ जाएंगे। ऐसा आप आराम से करके देख सकते हो। अगर आप नेक्स्ट टाइम मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 31 32 33 परफेक्ट मल्टीप्लिकेशन 31 32 33 के साथ यहाँ पर देगा, मतलब ये वाले एलिमेंट में परफेक्ट मल्टीप्लिकेशन आएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना है ना। थोड़ा सा मुश्किल जरूर है ये, लेकिन समझ में आ जाता है अगर अपने को अद्भुत मल्टीप्लिकेशन समझ में आ रहा है तो। आप इसको थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, उठपटांग आएगा, मतलब जीरो है ना। 3111 के साथ आ रहा है, 3212 के साथ आ रहा है, 3232 के साथ आना चाहिए, नहीं आ रहा है ऐसा, तो जीरो। अगला देखेंगे जब अपन कॉलम 2 के साथ, तो 3121 कर्सर देखिए, 3121 3222 3323 परफेक्ट नहीं, मतलब जीरो। और लास्ट वाला क्या है? परफेक्ट है, 3131 3232 A33 C33, मतलब इसका आंसर डेल्टा आएगा, ठीक है। अच्छा, तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A है ना, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A क्या आ रहा है आपके पास? ये मैट्रिक्स A है और ये उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट है। इसका वैल्यू क्या आ रहा है अपने पास? इसका वैल्यू आ रहा है अपने पास ये, देखिएगा ध्यान से। पहला एलिमेंट आ रहा है डेल्टा, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बाकी सारे जीरो। सारे डायगोनल एलिमेंट में डेल्टा डेल्टा आ जा रहा है ना, बाकी सब जीरो आ रहे हैं। आ रहा है समझ में आपको? तो इस पूरी मैट्रिक्स में से आप क्या कर सकते हो? डेल्टा कॉमन निकाल सकते हो। और आप मैट्रिक्स से कॉमन निकाल रहे हो या डिटर्मिनेंट से? ये तो मैट्रिक्स है ना, साफ साफ मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट का तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ। अच्छा, तो आप इससे कॉमन निकाल रहे हो, तो हर एलिमेंट में से आप डेल्टा कॉमन निकाल सकते हो। जीरो के अंदर तो कुछ भी कॉमन छुपा है ना, आप जीरो के अंदर से तो कुछ भी निकाल लो। तो आप सब में से डिटर्मिनेंट ए कॉमन निकाल रहे हो, तो एक ही बार कॉमन आएगा ना, चुबुक से बाहर आ जाएगा पूरा का पूरा। डिटर्मिनेंट होता तो रो बाय रो या कॉलम बाय कॉलम आता है। बचेगा क्या? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अच्छा, ये अगर 3 by 3 की मैट्रिक्स है तो वेरी इजी, कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 क्रॉस 3 में आप समझ में आ रहा है आपको? आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आ रही है, बट थर्ड ऑर्डर की। तो अगर n क्रॉस n की हुई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने आप nth ऑर्डर की आ जाएगी, है ना। आपका रिजल्ट भी आ गया। आपका फाइनल रिजल्ट क्या आया? a इंटू एडजॉइंट ऑफ a is nothing but determinant of a into some identity matrix of that order in, ठीक है। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इसके बराबर होता है। अभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं इतना क्यों आपको वार्निंग देता है ना, क्योंकि आपको अभी ऐसी 8 प्रॉपर्टीज पढ़नी है एंड दे आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट। बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको समय लगेगा समझने में, ठीक है। इसलिए मैं आपको वार्निंग दे रहा था, मेरा मकसद डराना नहीं है। इसको आप पहले लिखिए, और जो प्रीरिक्विजिट 1 है वो यही था, परफेक्ट मल्टीप्लिकेशन आया तो डेल्टा, नहीं आया तो जीरो, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। लिखना स्टार्ट किया है क्या? अगर आपने लिखना स्टार्ट नहीं करा है तो आपको थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी। मैं इसी बात को मैथमेटिकली लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलो पहले आप लिख लो, फिर मैं मैथमेटिकली लिख के इसका अभी लेक्चर अपना आज यहीं पे समाप्त करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 3 4 5 6 7 8 अपन कल करेंगे, है ना। कल अपन डीपीपी 3 और 4 भी डिस्कस करेंगे। हार्डली 20 मिनट में हो जाएगी अपनी दोनों डीपीपीज। और आपका एडजॉइंट हो गया तो फिर आपको इन्वर्स आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा। और इन्वर्स खत्म होते ही आपका मैट्रिक्स चैप्टर जो है वो एक तरीके से खत्म हो जाता है, लेकिन फिर अपने को लास्ट में ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है मैट्रिक्स का। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि मैट्रिक्स का जो चैप्टर है, सारी दुनिया बोलती है कि बहुत आसान है, इजी नहीं है, टाइम टेकिंग है, ठीक है। लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं इसमें। ये और सर स्क्रीन थोड़ा सा नीचे लो ना।
अच्छा, और ये वाली जो चीज़ है आपके बोर्ड एग्जाम में भी है, ठीक है। सर बस हालांकि यू आर वेरी लकी कि बोर्ड एग्जाम में इसका प्रूफ नहीं आता है, बट बाय चांस इसका प्रूफ आ भी जाए तो भी अपने को अभी समझ में आना चाहिए। आज आपको क्या करना है कि इसका प्रूफ कम से कम 2-3 बार खुद से लिख के करना है, खुद से लिख के करना है। तो मैं आपको खुद से लिखने को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैट्रिक्स चैप्टर से, इस चैप्टर से ना 2 क्वेश्चन तो दिख ही जाते हैं जेई मेंस में, एडवांस में ज़्यादा भी आ सकते हैं। जेई मेन में आपको 2 क्वेश्चन मैट्रिसेस चैप्टर से दिखेंगे। उसमें से एक क्वेश्चन जो होता है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है, जो हम आज से 4 या 5 दिन बाद, मतलब अपन नेक्स्ट मंडे को पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, है ना, या नेक्स्ट ट्यूसडे को। उससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, मैं आपको ना लिख के साइन करके दूंगा कि एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, फ्री के नंबर रहते वो, हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा मेहनती होता है। दूसरा होता है मैट्रिक्स का एक जेनेरिक क्वेश्चन कि ट्रांसपोज, इनवर्स या एडजॉइंट में से कोई क्वेश्चन पूछ लिया। तो 2 तरह के क्वेश्चन मैट्रिसेस से बनते ही बनते हैं, तो इट इज़ डेफिनेटली वर्थ इट कि आप इसमें मेहनत करें। ओके, अगर आपने लिख लिया यहाँ तो हाँ, बारी बारी से बोलो। सर आगे के ठीक है सर, वो एडजॉइंट निकालने का और एक तो मेथड है ना सर, वो -1 ये रेज़ तो टू द सिखा पावर दिया i मैंने प्लस आपको, j वाला। 1 टू द पावर i प्लस जे क्या होता है? ये i और ये j तो होता है, सी आई मतलब C11, तो i प्लस जे मतलब 1 प्लस 1, वही चीज़ है वो। इसलिए मैंने आपको बता दिया था कि एनसीईआरटी में या आर.डी. शर्मा में या स्टेट बोर्ड में आपको ये चीज़ दिखेगी, वही चीज़ है, ओके लेकिन अपन उसको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं, ठीक है। हाँ सर समझ गई। है कि पहले मतलब मैंने इसलिए मैं आपको बता स्टेट रहा हूँ बोर्ड कि के हर 12th चीज़ से मैं मैंने आपको जो पढ़ा था, तो कॉम्प्लिकेटेड इसलिए वाला है मैंने वो भी उस बता देता फॉर्म हूँ, से हालांकि लिखा, तो मेरा वो मन नहीं होता है, कॉम्प्लिकेटेड था, ये वाला लेकिन इजी है। इसलिए बता देता हूँ ताकि आपको पता चले कि अच्छा वो वाली चीज़ वहाँ पर पढ़ी थी अपन। अच्छा, यहाँ पर एक फिर हम खत्म करते हैं। क्या होता है कि समेशन एक छोटा सा बॉक्स हाँ बनाना सर। है। ऐसे मेरा लिखवाने का ये मन नहीं है, नहीं भी लिखवाऊंगा तो आप लोगों की लाइफ एकदम वैसे ही चलेगी जैसे आज तक चलती आ रही थी, लेकिन थोड़ा स्टाइल मारने के लिए अपन लिख लेते हैं कि सिग्मा ए आई आर इंटू सी आई आर, ठीक है, सिग्मा ए आई आर इंटू सिग्मा सी आई आर, इसके 2 वैल्यू होते हैं, या तो ये डेल्टा के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा। अब ये डेल्टा के बराबर कब, अब ये देखो ना आर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, आर जो है 1 से लेके ऑर्डर तक जाएगा। ऐसे यहाँ पे 3 है तो आपको दिख रहा है ये 3 तक जाएगा, लेकिन अगर मैं n लिखता हूँ तो समझते हैं, आर की जगह 1 डालो क्या आएगा, A11 C11 प्लस आर की जगह 2 प्लस 2 डाला सिग्मा है ना, आर की जगह 2 डालेंगे तो A12 C12, आर की जगह 3 डालेंगे A13 C13, A14 C14, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है सिग्मा जे आर आएगा ना, मैंने यहाँ पे आई आर लिख के थोड़ी सी इसको जे कर देना, ठीक है। तो अगर आई और जे बराबर हुआ, इफ आई इज इक्वल टू जे, तो अद्भुत मल्टीप्लिकेशन होगा। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, आई और जे अगर बराबर हो गया तो अद्भुत मल्टीप्लिकेशन होगा, आंसर डेल्टा। आई और जे बराबर नहीं हो तो फिर आंसर डायरेक्टली 0 होता है। तो इस चीज़ को अपन ने थोड़ा सा और मैथमेटिकली लिखा है, मैं आपको और डिटेल में समझा रहा हूँ। आर का वैल्यू तो 1 डालेंगे तो यहाँ पे दोनों जगह 1 आएगा। और आई जे क्या रिप्रेजेंट करता है, आई जे एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कि आप कौन से एलिमेंट को लिख रहे हो। जैसे यहाँ पे आपने क्या A11 C21 लिखा है, तो A11 C21 में आई का वैल्यू है पहला वाला 1 और जे का वैल्यू क्या है, इसका पहला वाला 2। तो आई और जे बराबर है नहीं है, और आई और जे बराबर नहीं तो आप डायरेक्टली आंसर 0 बोल सकते हो उस पर्टिकुलर समेशन का। यहाँ पे समेशन ही तो चल रहा है, देखो आप सिग्मा ही चल रहा है, ठीक है। होता क्या है जनरली आपको यही चीज़ सिखाई जाती है, इस फॉर्मेट में आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता आसानी से। आपको यहाँ से समझना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। जब भी आपने ए इंटू एडजॉइंट टेक करा तो आपको बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे, कुछ टर्म में अद्भुत मल्टीप्लिकेशन होगा, परफेक्ट, है ना। इंसेप्शन, आपने इंसेप्शन इंटरस्टेलर देखा होगा ना, तो परफेक्ट डॉकिंग जो होती है वैसी फील आएगी आपको कि 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3, एकदम उसी तरीके का परफेक्ट मल्टीप्लिकेशन अगर हुआ तो आंसर डिटर्मिनेंट के बराबर है, अदरवाइज 0। बस इतनी सी बात आपको अगर समझ में आती है
तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि डायगनली आपको डेल्टा 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 एन मिलेगा, लेकिन कॉमन तो चुबुक से एक ही बार आएगा ना, एकदम खटाक से एक ही बार कॉमन आएगा, क्योंकि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट होता तो एन दफ़े कॉमन आता, हर रो से एक एक बार। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल है ना, जो अपन कल कंटिन्यू करेंगे। कल का आपका जो होमवर्क है, आपने डीपीपी ऑफ हाइपरबोला कर रखी है, ठीक है, तो आपका मॉड्यूल से होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर आपको करने हैं 1 to 25। आई थिंक दैट इज टू मच, बट कर लोगे आप, ठीक है। 1 से 25 तक आपको क्वेश्चन करने हैं मॉड्यूल में। आप इन्वर्स के क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, अदरवाइज आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। इन्वर्स के उसमें है भी नहीं क्वेश्चन, मैंने चेक करा था आज, ठीक है। तो हम लोग कल मिलते हैं इसी टाइम पे। डीपी नंबर 3-4 कल अपन डिस्कस करेंगे फर्स्ट 20 मिनट्स, उसके बाद हम लोग फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और फिर कल आपका क्विज रहेगा 3:30 PM पे, ठीक है। उसका नोटिफिकेशन आपको अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा, शाम तक 3:30 PM पे आपका क्विज रहेगा। 20 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और क्विज में टॉप 5 जो भी कंटेंडर्स रहेंगे उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ जीएन बर्मन एंड कैलकुलस ऑफ संगेज, ये 2 बुक्स है अपने पास इस बार। ओके, थोड़ा सा रिवाइज करो, है ना। आज मैं मॉड्यूल दे दूंगा आपको, लेकिन आज का लेक्चर जो है वो डिफ़िकल्ट है, कल का भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अभी अपन ने ये मेजर चीज़ पढ़ ली, तो ये पिंक वाली जो इंक है इसमें आप सब कुछ अच्छे से पढ़ लेना। कल मिलते हैं अपन, ओके। सर वैसे मुझे ही एक है बात सारे, पूछनी थी कि शॉर्ट लाइन मतलब आपने जो इजी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ाई वैसे ही प्रॉपर्टीज आगे के रहेंगे या शॉर्ट लाइन रहेंगे? हाँ, ये सारे की सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो मुश्किल तो है समझने में, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, तो आपको हाँ पहली बात तो मतलब ये रटा होना समझने चाहिए। को जरा सा। ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, एकदम अच्छे से रिदम में। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई मतलब क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या मेरे को ना ये शक्ल याद आती है, मैं आंख बंद करता हूँ मेरे को ये शक्ल दिख जाती है। तो ए इंटू एडजॉइंट ए ये होता है, ए इंटू एडजॉइंट ए ये होता है कि डिटर्मिनेंट में सारे डेल्टा 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 लाइन से भरे। अगर आप कॉमन लेते हो तो डेल्टा इंटू आई आ जाएगा, दिख रहा है। तो आप फोटोग्राफिक मेमोरी से भी इसको याद रख सकते हो, आपको ये वाली शक्ल याद रखनी चाहिए। तो ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है? डायगनल में डेल्टा डेल्टा डेल्टा, जितना ऑर्डर है उतना। बाकी अपन प्रॉपर्टी नंबर 8 तक देखेंगे। 2 प्रॉपर्टी इसकी मुश्किल है, बाकी सारी आसान है ना, जिसमें से एक रिवर्सल है और एक तो बहुत ईजी है। तो मैं सब आपको कल बताऊंगा। बाकी आप रेडी रहे, नए प्लेटफॉर्म पे क्विज होगा, है ना। आई विल सी यू टुमारो एवरीवन, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट।